हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी वाटर सरफेस पे कि अगर कोई ऑयल का ड्रॉप गिर जाता है तो कितना ब्यूटीफुल कलर दिखने लगता है। व्हाइट लाइट अगर आता है तो यानी तो सोप बबल देखते हैं कि सोप बबल का कलर कितना चेंजेज होते रहता है हमेशा, और उसके टिप पे कितना हमेशा डॉट पॉइंट क्यों होता है। या कभी बटरफ्लाई देखे हुएगा तो एकदम जहाँ पे स्नोफॉल्स होता है और सनलाइट आता है तो उसका जो पंख होता है एकदम ब्यूटीफुल कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स उसमें देखने लगते हैं। इस सब का रीजन हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म के कारण होता है। तो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 4 स्टेप्स चाहिए। इंटरफेरेंस थिन फिल्म किसी को इंटरफेरेंस निकालने के लिए पहला कंडीशन होता है इंटरफेरेंस ऑब्टेन करने के लिए कि हमको कोहेरेंट सोर्स चाहिए। तो जब कोहेरेंट सोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 सोर्स हमको चाहिए। तो पहला है कि 2 सोर्स हमको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर 2 सोर्स अगर क्रिएट करते हैं, क्रिएटेड बाय सेम सोर्स, अगर एक ही सोर्स से 2 सोर्स मैंने बना लिया तो दोनों सोर्स कोहेरेंट होगा ही होगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में देखा। तो ये 2 सोर्स को हमको क्रिएट करना है सिंगल सोर्स से। मतलब क्या गया, ये कोहेरेंट सोर्स हो गया। बाय डिफॉल्ट ये मेरा कोहेरेंट सोर्स हो जाता है क्योंकि फेज डिफरेंस उसमें कांस्टेंट रहता है। दूसरा है स्टेप कि पहला स्टेप में हमको 2 कोहेरेंट सोर्स मिल गया, मतलब 2 सोर्स बनाना है पहले से। उसके बाद उस दोनों सोर्स के बीच में क्या होता है, हमको पाथ डिफरेंस निकालना होता है। ये पाथ डिफरेंस डेल्टा नोट करते हैं हम लोग। ये क्या होता है, पाथ डिफरेंस हमको यहाँ पे निकालना पड़ता है। सेकेंड स्टेप में पाथ डिफरेंस निकालेंगे। थर्ड स्टेप में ये देखेंगे कि ये जो हम लोग पाथ डिफरेंस ले रहे हैं तो क्या वो पार्ट जो या दो रे है डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है या रेयर मीडियम से। अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है, डेंसर मीडियम का करने का मतलब कोई रेयर से आता है, यहाँ पे रेयर से आएगा और डेंसर से रिफ्लेक्ट होगा, तो एक एडिशनल पाथ चेंज हम लोग निकालते हैं। इसको लैम्डा बाय 2 प्लस माइनस हम लोग ले सकते हैं, या तो प्लस ले सकते हैं या तो प्लस लैम्डा बाय 2 कहिए या माइनस लैम्डा बाय 2 में हम लोग ऐड कर देते हैं। टोटल पाथ डिफरेंस हो गया मेरे पास, इस पाथ डिफरेंस को ऐड कर दिए। और फोर्थ कंडीशन है कि मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा कंडीशन, तो मैक्सिमा कंडीशन कितना होता है, पाथ डिफरेंस के टर्म लिखेंगे तो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, और इसके मिनिमा के लिए कितना होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। यहाँ पे हम +1 या -1 लिख सकते हैं। +1 लिखते हैं तो n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। जब यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ लिखेंगे तो हम लोग n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। ये मेरा पाथ डिफरेंस। जनरली हम लोग पाथ डिफरेंस ही निकालते हैं, इसे निकालने में को आसानी होता है। और फेज में भी लिखेंगे अगर तो फेज डिफरेंस इक्वल टू, यहाँ पे इवन ही होता है मल्टीपल, हमेशा मैक्सिमा के लिए इवन मल्टीपल, मिनिमा के लिए ऑड मल्टीपल। वाले यहाँ पे जब फेज लिखेंगे तो यहाँ पे एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो एंगल कितना हो जाएगा, हाफ सर्किल में हाफ वेवलेंथ, इसका मतलब हाफ सर्किल, तो यहाँ पे पाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कितना होगा, पाई हो जाएगा। तो हम लोग पाथ डिफरेंस ही निकालते हैं। 4 स्टेप्स ही निकलता है, चाहे कोई भी पढ़े, थिन फिल्म पैरेलल थिन फिल्म पढ़े, चाहे वेसे पढ़े, चाहे न्यूटन रिंग पढ़े, सब में हम लोग यही निकालते हैं कि 4 स्टेप में पहले एक सोर्स से 2 सोर्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पाथ डिफरेंस निकालते हैं। फिर ये देखते हैं कि वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर डेंसर मीडियम से होगा तो हम लोग एडिशनल यहाँ पे π/2 ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर रेयर मीडियम से होता है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाता है। और उसके बाद फोर्थ में होता है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा हम लोग लगाते हैं। यही कंडीशन हम लोग निकालते हैं। उसके बाद देखिए कि हम लोग अब देखते हैं, यहाँ पे निकालते हैं कि थिन फिल्म 2 पार्ट होता है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो इसको हम लोग यहाँ पे थिन फिल्म का मतलब होता है कि एक कोई वाइल से सपोज कीजिए यहाँ पे गिरा, और ये भी आपका वाइल्स का, केवल हम लोग वाइल का देख रहे हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे वाटर है, इसका हम लोग को नहीं मतलब है उससे। इस वाटर में फ्रिंजेज नहीं बनते। फ्रिंज कहाँ बनता है, तो इस वाइल में बनता है। इसी को हमने जूम कर दिया है। अब जूम कर दिया तो इसका सपोज कीजिए कि हमने इसका थिकनेस ले लिया T, इसका थिकनेस हमने ले लिया T। हमने ये मान लेते कि पैरेलल थिन फिल्म है, ये पैरेलल है, मतलब पूरा पैरेलल थिन फिल्म लोग लेते हैं।
अब यहां से कोई सोर्स आता है, जब भी कोई सोर्स आएगा, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक सोर्स से टू सोर्स बनाते हैं। तो किस मीडियम से करते हैं, इसमें हम लोग एम्पलीट्यूड का मेथड करते हैं, एम्पलीट्यूड को ब्रेक करते हैं। तो एम्पलीट्यूड ब्रेक करते हैं या कहीं रिफ्लेक्शन मेथड से हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो इसके लिए हमको कौन सा एक्सटेंडेड सोर्स चाहिए, तो पहले हम लोग यहीं पे एक्सटेंडेड सोर्स हम लोग लिख देते हैं। बहुत सारे बुक्स में सिंगल सोर्स दिखाता है, लेकिन यहीं पे आप लिख दीजिएगा ये एक्सटेंडेड सोर्स है। तो ये मेरा एस एक्सटेंडेड सोर्स हो गया। जब इस पॉइंट पे आता है तो यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे नॉर्मली आ गया, क्या कुछ पार्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ट्रांसमिट हो गया, ये रेड मीडियम, सपोज कीजिए ये एयर है, रेड मीडियम, और ये कुछ ना कुछ वाइल्स है तो कुछ मीडियम होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग यहाँ पे म्यू ले लेते हैं, जिसका 1 से ग्रेटर देन 1 होगा। जब यहाँ पे आएगा, अब देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, और ये कुछ पार्ट क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। जैसे रिफ्लेक्ट हो गया, अब फिर यहाँ पे आइए, जैसे यहाँ पे आएगा, जितना एंगल है, ये तो रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया। जब टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया तो ये तो अब मीडियम सेम है, तो यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। फिर यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट होगा तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट, जितने एंगल पे था उतने ही एंगल पे क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट भी करेगा। ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया, और कुछ पार्ट यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा। जब ट्रांसमिट करेगा तो फिर यहाँ पे है, इसको हमने एयर अगर मान लिया, ये एयर मीडियम, तो ये कहाँ या वाटर कुछ भी मान लीजिए, अगर ये इससे रेयर मीडियम इसके कंपेरिजन में तो अवे फ्रॉम होगा, अगर इसके कंपेरिजन में डेंसर मीडियम में तो फिर टुवर्ड्स होगा। हम लोग इसको वाटर मान लेते हैं, या जो भी मीडियम है, अगर इसके हम लोग मान लेते हैं कि इससे ज्यादा है, मतलब ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, जब रेयर मीडियम होगा इसके कंपेरिजन में तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये इस बात को फिर फॉलो करेगा। यहाँ पे हमने नॉर्मल डाल दी। फिर देखिए, जब यहाँ पे इस पाथ फॉलो किया, अब इस पाथ सरफेस पे, अपर सरफेस पे, तो फिर यहाँ पे आएगा, कुछ पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट, जितना एंगल ये आएगा उतना ही एंगल पे फिर यहाँ पे ये रिफ्लेक्शंस होगा, ये यहाँ पे रिफ्लेक्शंस हो गया। अब जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शंस हो गया तो कुछ पार्ट फिर यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे रिफ्लेक्शन, और कुछ पार्ट यहाँ पर क्या हो गया, ये ट्रांसमिट हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल होता है। सिमिलरली फिर जब ये पार्ट आएगा तो ये तो सेम मीडियम है, रिफ्लेक्शन के बाद स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। फिर यहाँ पे देखिए, जितना एंगल पे आएगा उतना ही एंगल पे ये रिफ्लेक्शन हो गया। फिर यहाँ पे जितने एंगल आएगा कुछ पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ पे फिर अगर ये डेंसर, इसको हमने रियर मान लिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। फिर ये दोनों पैरेलल होगा एंड सो ऑन। ये बहुत सारा यहाँ पे चलता रहेगा। हमको चाहिए था 2 सोर्स, तो ये 2 सोर्स हमने ले लिया। तो ये इसको हमने R1 मान लिया, इसको हमने R2 मान लिया, एंड सो ऑन। बहुत सारा है, कम से कम 2 चाहिए, तो सिंगल सोर्स से हमने 2 सोर्स बना लिया। पहला स्टेप्स मेरा हो गया। अगर रिफ्लेक्टेड के लिए करते हैं तो, ट्रांसमिटेड के लिए करेंगे तो T1 T2, इस सोर्स से हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास 2 सोर्स हो गया, पहला सोर्स काम हो गया। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्टेड के लिए हमने R ले लिया, रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए, T1 T2 ले लिया मैंने ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए। अब देखिए, रिफ्लेक्टेड के लिए हम लोग क्या क्या निकालते हैं, यहाँ पे ये हमने ये मान लिया। अब एंगल हम लोग ले लेते हैं कि कितना कितना इसका एंगल है। अब ये देखिए कि एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया हमने, आई ले लिया, तो जितने एंगल पे ये आई होगा उतना ही एंगल पे ये भी हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आर होगा रिफ्रैक्शन का, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना कि रिफ्लेक्शन। ये एंगल कितना होगा, आर जो है सो रिफ्रैक्शन का एंगल है, ये रिफ्रैक्शन एंगल, ये रिफ्रैक्शन एंगल है ना कि रिफ्लेक्शन। और फिर जितना एंगल आ गया तो यहाँ पे तो सेम मीडियम है, तो जितने पार्ट होते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, तो ये एंगल इक्वल टू यहाँ पे ये भी आर होगा, ये आर हो गया तो ये भी एंगल आर हो जाएगा, ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर हो जाएगा, ये भी एंगल आर हो जाएगा, ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने पे आता है इंसिडेंट हो जाएगा। तो जितने पे आ गया, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल देते हैं। इसको हमने मान लिया सोर्स ए एस हो गया, इसको हमने यहाँ पे ए पॉइंट मान लिया, ठीक है, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया, इसको हमने डी मान लिया, ठीक। अब यहां से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल देते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, इसको हम लोग एल मान लेते हैं, इस परपेंडिकुलर को हम लोग यहाँ पे एल मान लेते हैं। जब हम लोग परपेंडिकुलर, अब ये एंगल कितना हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, यहां से लेकर परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आई है तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई।
अब ये 90 है तो इस दोनों का एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री तो यहाँ पे हो ही गया। तो इसका मतलब ये भी एंगल हो जाएगा यहाँ पे आई। तो ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई ज्योमेट्री से हो जाएगा। अब ये आई होगा तो हम लोग को पाथ डिफरेंस निकाला, किस किस के बीच में मेरे पास दो सोर्स हो गया, ये तो R1 हो गया, दूसरा R2 हो गया। मतलब यहां से अगर दो सोर्स हो गया तो एक तो यहाँ पे ये शुरू किया और दूसरा पाथ किसको फॉलो किया, AB प्लस BC प्लस CD करके यहाँ पे आने लगा, शुरू करने लगा। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग पाथ डिफरेंस निकालते तो पहला स्टेप मेरा क्या है कि टू सोर्स क्रिएट करना, तो मैंने पहला स्टेप निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे वो लोग, पाथ डिफरेंस निकालते हैं किसके बीच में, ये जो दो सोर्स क्रिएट किया है। तो ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू आ जाता है। अब ये देखिए एक पाथ कितना आ गया, एक पाथ आ गया आपका ये वाला AB प्लस BC, ये बड़ा पाथ है, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AB प्लस BC ये हो गया मीडियम में, माइनस ये पाथ हो गया एयर में, ये पाथ हो गया एयर में, यही दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हो गया। एक्चुअली मीडियम में कितना, अब ये देखिए कि ये वाला पाथ होता है और फिर इसके बाद ये होता है, इसको हमने कर दिया, ये परपेंडिकुलर, ये तो इन्फिनाइट तक जाता है, ये यहाँ पे इन्फिनाइट, ये यहाँ पर तक इन्फिनाइट जाता है। तो ये डिस्टेंस तो लाइट का सही, जो डिफरेंस यहीं तक डिफरेंस है। इसके बाद तो यहाँ पे समझिए कि इधर से सेमी डिस्टेंस होगा, इसको इमेजिन कर सकते कि हमने इसको कट कर दिया, जैसे इस पार्ट को हमने हटा दिया, क्योंकि इन्फिनाइट तक इस दोनों के बीच में इस पॉइंट है तो पाथ डिफरेंस सेम ही होगा, जो पाथ का डिफरेंस इतना ही करके। या दूसरा ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि जितना देर में ये यहाँ पे गया उतना ही देर में ये पॉइंट यहाँ पे पहुंचा, उतना देर में एयर में ये यहाँ पहुंच गया। उसको भी आप लिख सकते हैं, अगर ब्रेक करना चाहते तो AL प्लस LR1, फिर यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CR2। तो ये तो एयर में ही है तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से लेकर के परपेंडिकुलर इन्फिनाइट तक जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। तो सिमिलरली पाथ का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे AB प्लस BC मीडियम में हो गया और ये हो गया एयर में। अब तो हम लोग सब्ट्रैक्ट ऐड तो करेंगे जब मीडियम सेम में होगा। सपोज कि कोई पानी में दौड़ रहा है, कोई हवा में दौड़ रहा है, ये तो होगा नहीं, तो हम लोग एयर के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। अब ये देखिए, अब हम लोग ने पढ़ा है C इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे, कि ये C इक्वल टू यहाँ पे यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, म्यू टाइम्स हम लोग निकालते हैं कि अगर यहाँ पे हमने तो हम लोग जो निकालते हैं म्यू इक्वल टू क्या करते हैं, लाइट के स्पीड में जब हम लोग यहाँ पे V से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम का। म्यू इक्वल टू कितना होता है, C अपॉन V होता है। इसका मतलब लाइट का, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि C इक्वल टू म्यू इंटू V। इसको नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू C इंटू 1 कर सकते हैं। या इसका मतलब ये भी हो गया कि ये देखिए, ये C इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, इसको हम लोग म्यू नॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं, माइनस म्यू इंटू V। इसका मतलब इक्विवेलेंट करने के लिए जो जिस मीडियम में, जो हवा में है, एयर में है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू अगर जो किसी वाटर में है तो उसमें जो स्पीड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली इसको हम कॉमन भी बना सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि म्यू1 इंटू V1 इक्वल टू म्यू2 इंटू V2 इक्वल टू म्यू3 इंटू V3 इक्वल टू डॉट डॉट, सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। इसलिए कि जो जिस मीडियम में, सपोज कीजिए कोई एयर में है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू अगर कोई वाटर में है तो उसमें जो स्पीड है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू अगर कोई वाइल्ड में है उसमें जो स्पीड है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। सारे जो था इक्विवेलेंट वहां पे स्पीड या डिस्टेंस हो जाता है। जो कि स्पीड डिस्टेंस हो गया तो यहाँ पे अगर हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे सेम टाइम में, माने यहाँ पे अगर टाइम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, C इंटू टी, तो ये तो क्या स्पीड हो गया। स्पीड को जब टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमको डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो हमको इक्विवेलेंट स्पीड निकल जाएगा। और ये भी म्यू याद रखने का हम टेक्निक बताए थे कि म्यू इक्वल टू हमेशा याद रखिए कि ये समंदर सपोज कीजिए ये वाटर होता है और ये हवा में, अगर मान लीजिए कि ये समंदर या वाइल्स वाला होता है और ये हवा हमेशा ऊपर होता है, तो हवा में एयर में जो स्पीड होता है अपॉन मीडियम में जो स्पीड होता है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एयर में जो स्पीड, हवा हमेशा बबल ऊपर होता है और यहाँ पे मीडियम नीचे होता है, तो एयर में स्पीड अपॉन ये मीडियम में स्पीड इक्वल टू म्यू होता है। तो इसीलिए अब यहाँ पे देखिए इसके मीडियम का इक्वल टू हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये AB प्लस BC,
ये ए बी प्लस बी सी जो होता है, ये ए बी प्लस बी सी, तो ये ए बी प्लस बी सी मीडियम में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए एल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 है, तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब हो गया, अब ये इक्विवेलेंट हो गया, इसलिए हमने मीडियम एयर नहीं लिखा। अब ये इक्वल टू, हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। अब ये इक्वल टू देखिए कितना लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि म्यू टाइम्स, अब हमको चाहिए ए बी और बी सी का वैल्यू चाहिए निकालना है और ए एल का निकालना है, तो ए बी इक्वल टू हमको किस में निकालना है, ये तो हमको गिवन नहीं होता है, गिवन होता है थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको गिवन होता है, तो हमको इसके टर्म में निकालते हैं। तो ये हम लोग निकाल लेते हैं इसके टर्म में, इसको हम लोग डॉट डॉट करके यहां तक ले आते हैं। अगर इस परपेंडिकुलर को यहाँ पे डॉट 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 करके हम लोग यहाँ पे बढ़ाते हैं, ये इक्वल होता है यहाँ पे, इसको एल है तो इसको हम लोग एन मान लेते हैं। तो ये जो बी एन हो गया ये मेरा थिकनेस हो गया, और जब मेरा थिकनेस हो गया तो इसके टर्म में हमको निकालना है। अब ये देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल मेरे पास हो गया ए बी एन से, तो इस एंगल में हमको क्या चाहिए, ये इक्वल टू हमको तो ये चाहिए, तो ये इक्वल टू किस में चाहिए, इस एंगल के लिए ये हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच, तो हमको इस दोनों में रिलेशन चाहिए। तो इस एंगल के लिए पी हो गया क्योंकि हमको ये निकालना और ये गिवन होता है, तो ये बी और एच किस में होता है, कॉस में होता है, तो हम लोग यहाँ पे कॉस एंगल यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस आर इक्वल टू कितना होगा इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल किसमें ए बी एन में, ये ट्रायंगल ए बी एन में कॉस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो हो गया पी, ये हो गया बी, तो ये हो जाएगा बी एन अपॉन ए बी, तो ये ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ए बी इक्वल टू निकल जाएगा मेरे पास बी एन अपॉन कॉस आर, और बी एन इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे, बी एन इक्वल टू ये थिकनेस के बराबर, तो यहाँ पे हम सिंपली टी अपॉन कॉस आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ए बी इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर प्लस ये बी सी को भी हम लोग इसी ट्रायंगल में सिमिलरली निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल में ये इसके लिए पी हो गया, ये बी हो गया, एच हो गया, तो हमको बी और एच में चाहिए तो कॉस का निकालेंगे, तो यहाँ भी ये आ जाएगा टी अपॉन कॉस आर वैल्यू आ जाता है मेरे पास, माइनस ये अब ए एल वाला है। अब इस एंगल के लिए देखिए ये हो गया कितना पी, तो P इक्वल टू कितना होता है एच साइन थीटा होता है, तो इस एंगल के क्योंकि इस एंगल के लिए हो गया, ये तो हो गया H हो गया और ये हो गया P, हमको इस दोनों में रिलेशन चाहिए, तो P और H में होता है साइन, तो P इक्वल टू होता है एच साइन थीटा। अगर डायरेक्ट लिखना चाहिए यहाँ पे अंत लिख सकते हैं साइन आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये P मतलब ए एल अपॉन ये हो गया एच ए सी, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ए एल इक्वल टू लिख सकते हैं, ये एल इक्वल टू कितना हो जाएगा ए सी इंटू साइन आई, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि P इक्वल टू होता है P इक्वल टू एच साइन थीटा। तो यहाँ पे ए एल इक्वल टू कितना हो गया, मतलब P इक्वल टू एच साइन थीटा, तो यहाँ पे ए सी इंटू साइन आई, तो एसी को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ए एन प्लस एन सी कर लेते हैं यहीं पे कि ए एन प्लस एन सी इंटू यहाँ पे साइन आई आ गया। जब ये साइन आई आ गया, अब इसका वैल्यू हम लोग को वैल्यू पुट करना, यहाँ तो सिमिलरली दोनों सेम है, तो यहाँ पे टी कॉस आर टी अपॉन कॉस आर, तो कितना हो जाएगा 2 है, तो सिमिलरली यहाँ पे 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर हम इसको लिख देते हैं प्लस, और यहाँ पे माइनस है। अब ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी देखिए ए एन निकालना है, तो हमको इसमें और इसमें निकालना है, ये कितना हो गया, इस एंगल के लिए P, इस एंगल के लिए P B, तो P और B किस में होता है tan में, तो अब यहाँ पे हम लोग tan का वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर सेम ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी एन में अब हम लोग निकालते हैं, अप्लाई करते हैं tan r, तो tan r इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये P ये B, तो ये जगह P ए एन अपॉन अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ए एन अपॉन बी एन, तो यहाँ पे ए एन अपॉन बी एन इक्वल टू कितना होता है टी, यहाँ पे टी हमको चाहिए कितना ए एन, तो ए एन इक्वल टू कितना टी इंटू tan r, तो ये ए एन इक्वल टू हमको निकल गया टी इंटू tan r, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि टी इंटू tan r
सिमिलरली ये एनसी हो गया, ये भी तो इस ट्रायंगल में दोनों लगभग सिमेट्री है, इक्वल है, तो यहाँ भी एनसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल को अप्लाई करेंगे, सेम एंगल सेम थिकनेस, तो यहाँ भी आ जाएगा T इंटू टेन आर। अब यहाँ पे साइन आई है, तो इस साइन आई को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कितना होता है, म्यू होता है। तो हम लोग इसको म्यू के टर्म लिख सकते हैं कि यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू होता है। तो साइन आई इक्वल टू कितना होगा, म्यू इंटू साइन आर। तो हम लोग यहाँ पे साइन आई को रिप्लेस करके लिख सकते हैं म्यू इंटू साइन आर। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया म्यू टू आ गया, म्यू टू आ गया। अब देखिए यहाँ पे 10 को हम लोग, यहाँ पे 2 आ गया, 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर। अब यहाँ पे कॉस है तो इसको भी लोग साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लेता, माइनस पहले तो कितना हो जाएगा, ये भी टी टेन आर, ये भी टी टेन आर, 2 टाइम सेम सेम है, तो इसको 2t इंटू टेन आर को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन आर अपॉन कॉस आर। जब यहाँ पे साइन आर अपॉन आ गया और यहाँ पे इंटू साइन आर, जब ये आ गया साइन आर तो यहाँ पे तो कॉमन आ गया। अब ये इक्वल टू देख लीजिए, हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, म्यू कॉमन है, टी कॉमन है, 2 म्यू टी, और डिनोमिनेटर में कॉस आर भी कॉमन आ गया, तो ये आ गया यहाँ पे 1 माइनस ये साइन आर इंटू साइन आर, ये साइन आर स्क्वायर, 1 माइनस साइन आर स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर इंटू यहाँ पे कॉस स्क्वायर आर हो गया, ये 1 कॉस कैंसिल आउट, तो ये बच गया मेरे पास 2 म्यू टी कॉस आर। ये तो मेरा कॉमन पाथ डिफरेंस आ गया। अब एक्चुअल पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, हम लोग ये देखते हैं कि इसमें मेरा कहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, रेयर मीडियम से कि डेंसर मीडियम से। हम ये देखते हैं कि ये तो रेयर है, ये डेंसर है, तो यहां से जब रिफ्लेक्ट होता है तो इस दोनों के बीच के पाथ डिफरेंस के अलावा हम लोग एक एडिशनल यहाँ पे λ/2 प्लस या माइनस करते हैं, मतलब स्टेप थर्ड वाले में। तो ये मेरे पास आ गया 2 म्यू टी कॉस आर करके। अब 2 म्यू टी कॉस आर के अब देखिए हम लोग इसको निकालते हैं कि मेरे पास से टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा। टोटल पाथ डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं तो ये 2 म्यू टी कॉस आर माइनस λ/2 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे माइनस λ/2 लिया, कहीं पे भी हम प्लस भी ले सकते हैं। तो ये मेरे पास पाथ डिफरेंस आ गया। तो टोटल पाथ डिफरेंस मेरा यही आ गया। अगर हम शुरू में यहाँ पे लिखते माइनस λ/2 करके, यहीं पे अगर हम माइनस λ/2 करके भी लिख सकते थे तो उसमें कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने लास्ट में स्टेप थर्ड में बताया। तो अब फोर्थ स्टेप क्या होता है कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो उससे पहले हम इसको याद करने का आपको टेक्निक बताते हैं कि पार्ट डिफरेंस कैसे आता है। अभी देखिए यहां पर कितना है, इस डायग्राम को ध्यान रखना, यहाँ पे 2r है, तो इस 2r को अब यहां पे देखिए कितना है, ये 2 और r दोनों को सेपरेट, 2r है यहाँ पे, r और 2r को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। इसके बाद कितना है, t और म्यू, तो म्यू है एंड t है, सबको हमने एक साथ रख दिया और सबको हमने क्या करते हैं, ये कॉस है कस दीजिए। तो यही मेरा पाथ डिफरेंस आता है कॉमन वाला, 2 म्यू टी कॉस आर। देखिए ये 2r को हमने क्या करते हैं, पहले थोड़ा अलग अलग कर दिया, उसके बाद म्यू था टी, सबको एक साथ रख करके हमने कस दिया, तो 2 म्यू टी कॉस आर मेरा पाथ डिफरेंस ये आ जाता है, ये कॉमन हो गया। अब ये देखते हैं कि हम लोग एडिशनल पाथ डिफरेंस λ/2 इसमें ऐड करते, तो मेरे पास यहां तक आ गया। अब हम लोग कंडीशन लगाते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा का। अगर मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन लगाते हैं तब कितना होता है। अब फोर्थ स्टेप, 3 स्टेप तक हम लोग आ गए। फोर्थ स्टेप में क्या होता है मेरा कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा के लिए कितना होता है कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस इक्वल टू होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। तो पाथ डिफरेंस यहां पर कितना है कि 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर माइनस λ/2 इक्वल टू 2n इंटू λ/2। तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू, इधर चला जाएगा तो 2n प्लस 1 इंटू λ/2। अब एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब 2 म्यू टी के टर्म रखते हैं तो यहाँ पे ऑड मल्टीपुल आता है। मेरा फॉर्मूला ये नहीं, मेरा एक्चुअल में यहाँ का फॉर्मूला ये तो डिराइव करके यहाँ पे आ गया है ना, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा ऑड है तो यहाँ पे मैक्सिमम में ऑड यहाँ पे कहाँ से आ गया, जब इवन के बदला में ये है, ये जब कॉस आर के टर्म लिखते हैं तब यहाँ पे ऑड आता है। वैसे भी याद रख सकते हैं, जब कसाई वाला टर्म आता है तो उलट जाता है, मतलब इवन ऑड हो जाता है, ऑड मेरा इवन हो जाएगा।
तो इसीलिए मेरा पाथ डिफरेंस, इसको ध्यान रखना है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये तो एक स्टेप में आ जाता है, तो इसको याद रखने में कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमको यहीं पे रखना है कि मैक्सिमा के लिए हमेशा पाथ डिफरेंस कितना होता है, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे प्लस माइनस लिया तो प्लस है, अगर प्लस लेते तो यहाँ पे माइनस आता, और यहाँ पे n इक्वल टू कितना प्लस है तो 0 इक्वल टू हम 0 शुरू करें, 0 1 2 डॉट डॉट करके हम लोग लेते हैं। ये मैक्सिमा हो गया कि इस केस में मेरा कहाँ निकलेगा, ये ब्राइट फ्रिंजेज होगा। मिनिमा के लिए क्या कंडीशंस लगाते हैं हम लोग, मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, इवन मल्टीपल या ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है। तो यहाँ पे फिर कितना है 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर माइनस लैम्डा बाय 2 हो गया, और यहाँ पे 2n अगर सेपरेट करते हैं हम लोग 2n लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाय 2। अब ये फिर देखिए जब कॉस वाला टर्म आता है तो यहाँ पे इवन मल्टीपल हो जाता है, जबकि मिनिमा में पाथ डिफरेंस कितना होता है, और तो हमेशा यही रखना है, इसी को लिखना है कि पाथ डिफरेंस मिनिमा के लिए ऑड मल्टीपल, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल्स हो, एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इससे हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी अगर ध्यान रहे तब कसाए वाला टर्म में उलट जाता है, तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहीं से लिखेंगे। तो ये मैक्सिमा हो गया, ये मिनिमा का कंडीशन हो जाता है। तो ये वाला कंडीशन आ जाता है डिराइव करने के बाद, ये वाला मेरा मिनिमम कंडीशन आ जाता है मिनिमा में। तो हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा जो होता है किस पे डिपेंड करता है, मैक्सिमा और मिनिमा का जो कंडीशन आता है, अगर इसी को हम लोग देख लें तो ये डिपेंड करता है टी पे डिपेंड करता है और कॉस आर पे डिपेंड करता है। आर डिपेंड किस पे करता है, तो आई पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह के अगर हम लोग मान लीजिए कि थिकनेस इक्वल टू 0 हो जाता है, अब ये सपोज कीजिए कि यहाँ पे सेंटर पार्ट जो होता है, अगर बहुत ज्यादा थिकनेस कंडीशन होता है, कि पहला पार्ट अगर हम लोग ये लेते हैं कि अगर टी इक्वल टू 0 कर देते हैं, टी इक्वल टू 0 का मतलब ये जो थिकनेस था कि बहुत ही थीन अगर हो जाए, ये वाला पार्ट जो मेरा था, ये वाला पार्ट कि अगर बहुत ही थीन हो जाए, एकदम थिकनेस टेंड्स टू 0 हो जाए, तब कैसा फ्रिंजेज हमको